हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू भाटिया क्लासेस। अब हम लोग आ गए हैं बेटा लेक्चर नंबर 3 के इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11 केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे थे। सो नोटबुक निकाल के बैठिए, पेन बाहर निकाल लीजिए और आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को कम कर दिए। तो हम लोग आ गए हैं भाटिया क्लासेस में और चैप्टर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, क्लास 11 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। चलिए, तो टॉपिक जो हमारा है वो है इक्विलिब्रियम इन डिसोल्यूशन, इक्विलिब्रियम इन डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड गैस इन लिक्विड। मतलब आपको डिसोल्यूशन जो हो रहा है, डेल्यूशन जो हो रहा है सॉलिड और गैस का इन लिक्विड में, उसमें इक्विलिब्रियम कब आता है, कैसे पता चलता है, ये हमें जानना है। ठीक, तो पहला है हमारा सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। तो होता क्या है सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड का मतलब, आपको एक चीज पता होनी चाहिए। जब सॉलिड डिसॉल्व होता है लिक्विड में तो दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आपको ये बात पता है। और ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड। कैसा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड का क्या मतलब है कि उसमें हम लोग और सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते, और जब हम लोग एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन, पहचानते कैसे हैं, जिसमें वो सब्सटेंस जिसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा होगा, वो सब्सटेंस जिसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा होगा, और जिसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रहा होगा उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है। और अगर गैस की बात हो, इसमें कैसे पहचानेंगे, गैस में जो लो कंसेंट्रेशन में होगा वो सॉल्यूट होता है, और जो हाई कंसेंट्रेशन में दिया होगा वो सॉल्वेंट होगा फॉर गैसेस। तो ये चीज है सॉल्यूट सॉल्वेंट को पहचानने का तरीका। ठीक, और ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसे हमने आपको बताया। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ये क्या मतलब है कि हम लोग इसमें और एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 1 kg शुगर डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अब 1 kg शुगर डिसॉल्व होगी 1 लीटर वाटर में, तो ये सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें और सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते। तो एक बात जानिए, हमारी जब सॉलिड को लिक्विड डिसॉल्व किया जाता है तो टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे कि जब आपने 1 किलो शुगर को 1 लीटर पानी में डाला, घुल गया, सैचुरेटेड, अब और सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते। ये कंडीशन हो रही है एट रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, एट 298 केल्विन एट रूम टेम्परेचर। अब अगर मुझे इसको चाशनी बनाना है, चाशनी, गुलाब जामुन की चाशनी, जलेबी की चाशनी बनाना है, तो मैं इस लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करूंगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये हीट होगा। हीट होने के बाद हम उसमें चाहे तो 2 किलो और 2.5 किलो चीनी और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा सॉल्यूशन अब हमारा कैसा हो गया, विस्कस हो गया, थोड़ा गाढ़ा हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 298 से अब 373 केल्विन हो गया कि वो बन गया चाशनी टाइप का, जिसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक, आई थिंक इतनी बात समझ में आओगी टेम्परेचर कैसा रोल प्ले करता है। ठीक, अब ये आपका सॉलिड है, ठीक, शुगर सॉलिड है। अब आपने इसको पानी में मिक्स किया तो ये बन गया शुगर सॉल्यूशन। क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड। मतलब आप इसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हो। आपको प्रोसेस अब स्टैटिक दिखाई दे रही है। आपको ये प्रोसेस कैसी दिखाई दे रही है, स्टैटिक, रुकी हुई। ठीक है। अब अगर प्रोसेस स्टैटिक होगी, समझिए ध्यान से, तो मान लीजिए मेरे पास ग्लास है, इसमें मैंने सॉल्यूशन डाला है। अब अगर मैंने बोल दिया कि इसने कि ये
जो सॉल्यूशन है ये सैचुरेटेड है, मतलब और सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते। मतलब अगर मैं इसमें ऐड करूंगा और तो वो नीचे जाके बैठना पड़ेगा उसको, अगर एक्स्ट्रा ऐड करूंगा तो नीचे जाके बैठना पड़ेगा, राइट, क्योंकि प्रोसेस स्टैटिक है, रुक गई है। लेकिन हुआ क्या, जब हमने इसमें रेडियो एक्टिव सॉल्ट शुगर डाला, रेडियो एक्टिव शुगर डाला, तो मुझे दिखा कि इसमें जो हमारी सॉल्यूट था वो घुल गया बिना टेम्परेचर बढ़ाए। टेम्परेचर तो वही कांस्टेंट है 298 केल्विन। तो ये क्या हुआ, हमने तो देखा था कि प्रोसेस रुक गया, स्टैटिक हो गया और हमारा यहाँ पर सेटल हो जाना चाहिए, नीचे बैठ जाना चाहिए था स्टैटिक होने की वजह से, लेकिन हुआ क्या, ये घुल गया। इसका मतलब हमारी अब कौन सी स्टेज आ चुकी है, ये जब घुल गया, रेडियो एक्टिव शुगर नीचे नहीं बैठा, तो ये आ गई है इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब हो क्या रहा है, अब जो हमारा पार्टिकल जो नीचे है, जो सबसे पुराना पार्टिकल था, सबसे पहला पार्टिकल था शुगर, जो डिसॉल्व हुआ था, जो सबसे नीचे मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा, जब ये रेडिएटिव शुगर डालेंगे ये तो घुल जाएगा उसमें जाके, लेकिन जो सबसे पहला पार्टिकल था शुगर का वो वापस रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा। पीछे बताया था लेक्चर में, रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो इस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। मतलब कि आपका नया शुगर घुल रहा है उसमें, लेकिन जो आपका पहले का शुगर का था वो उसके पार्टिकल रिक्रिस्टलाइज हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस कैसी हो गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। कैसी आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। देखो, इफ द प्रोसेस वाज स्टैटिक देन ऑल radioactive sugar gets settled down, but after some time radioactive sugar got dissolved, उसमें डिजोल्व होने की, इसका मतलब प्रोसेस स्टैटिक नहीं, डायनेमिक है। कैसी है, डायनेमिक, मतलब इक्विलिब्रियम में आ गई है। जितना डाल रहे हैं वो घुल रहा है और जो सबसे पहला पार्टिकल था वो रिक्रिस्टलाइज हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में आ गई है। ओके, चलिए अब हम आते हैं बेटा गैस डिजोल्व इन लिक्विड। गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। अब गैस डिजॉल्व इन लिक्विड पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉटल ले ली, ठीक है, मैंने एक बॉटल ले ली कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है, ये उसकी कैप है, ठीक, कोल्ड ड्रिंक के अंदर पानी के साथ हाई प्रेशर गैस भरी जाती है। ये जो CO2 है, जब CO2 को पानी में मिक्स करूंगा तो ये CO2 बन जाएगी कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर। जब ये गैस पानी के साथ मिक्स होगी तो ये क्या बन जाएगी, कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, कार्बोनेटेड वाटर सॉल्यूशन बन जाएगा। आपको पता है जब हम CO2 को पानी में मिक्स करते हैं तो कार्बोनेटेड वाटर होता है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर वही होता है, जो हाई प्रेशर CO2 गैस होता है इसके अंदर, राइट। क्योंकि जब आप बोतल खोलते हो आपको एक साउंड सुनाई देता है, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर आपका धीरे धीरे कम होगा जब बोतल खुलेगी। देखिए कि जैसे ही पहले तो हाई प्रेशर था, बोतल का ढक्कन खोला, प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आना चाहेगा। अगर आप कुछ देर तक आपने उस बोतल को खोल के रख दिया तो इसका मतलब उसका जो टेस्ट है, जो कार्बोनेटेड गैस है, उसका प्रेशर बिल्कुल नील हो जाएगा, प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपका कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मीठा पानी लगेगी, कोई टेस्ट नहीं रहेगा, सिर्फ मीठा पानी। तो इसीलिए हाई प्रेशर से ये भरा जाता है, हाई प्रेशर गैस होती है इसके अंदर, जो जिसके वजह से आप खोलते हो सारा साउंड होता है। जैसे ही अगर आप उसको ज़्यादा देर तक खोल दो तो ज़्यादा देर खोल के रख दो उसका ढक्कन, और तो आपका उसका टेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रेशर बिल्कुल ही बराबर आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, रूम टेम्परेचर के। रूम पे ही पियोगे और कहीं तो पियोगे नहीं, आसमान में जाके तो पियोगे नहीं, है ना। तो यही चीज़ होती है। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि आप खुद देखिए, कुछ टाइम बाद जब आप कोल्ड ड्रिंक लेके आते हो, आपने 2-4 दिन तक कोल्ड ड्रिंक खोल ली, फिर रख दी 2-4 दिन तक, ठीक है, धीरे धीरे गैस अपने आप खत्म हो रही है और आपका कोल्ड ड्रिंक मीठा पानी बन जाता है, टेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, राइट।
तो ये चीज होती है कि जैसे जैसे अगर देखिए इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग कैप खोलेंगे तो प्रेशर रिड्यूस होगा, राइट। प्रेशर कहाँ तक आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आने जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए जब जैसे ही ढक्कन खोलते हैं प्रेशर कम होने लगता है, तभी वो आपका साउंड आता है। इसका मतलब प्रेशर जो कार्बोनेटेड वाटर का प्रेशर है, गैस का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आना चाहता है। तो ये चीज होती है आपकी यहाँ पर। अब टेस्ट बिकम, जैसे ही प्रेशर खत्म हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक कार्बोनेटेड वाटर का प्रेशर खत्म हो जाएगा, आपकी कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएगी, मीठा पानी लगेगी, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे हेनरी लॉ जो होता है, एक चीज है मेरे पास हेनरी लॉ। हेनरी लॉ यही बताता है कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की जितनी ज्यादा होगी, गैस जितने अच्छे से सॉल्युबल होगा, ठीक है, इन अ लिक्विड ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। देखो, solubility of a gas increases in a liquid on increasing the pressure। जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना अच्छा प्रेशर होगा, solubility गैस की लिक्विड में उतनी अच्छी होगी। खुद पता है, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर कम हो जाएगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम होगी नहीं होगी। प्रेशर कम हो गया, पानी वो कोल्ड ड्रिंक हमें बेकार लगने लगी, टेस्टलेस हो गई, तो जितना ज्यादा प्रेशर उतनी अच्छी सॉल्युबिलिटी, उतना अच्छा टेस्ट लगेगा कोल्ड ड्रिंक का। तो ये चीज है। और यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपने कोल्ड ड्रिंक को ओपन कर दिया, वैसे देखो बोतल ये क्लोज, प्रेशर मेंटेन रहे तो बोतल क्लोज करके रखते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट लगाना रहे। अगर ढक्कन खोल दिया, बोतल खुल गई और खुली रही, कुछ टाइम तक रख दिया खुली, सारी गैस उड़ जाएगी, आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगी कोल्ड ड्रिंक हमारी, मीठा पानी लगेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हेनरी लॉ जो है आपका, और एक फॉर्मूला देता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ये मोल्स होते हैं, क्या होते हैं, मोल्स होते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा होगा क्लास 11 में, अपनी क्लास चैप्टर नंबर 1 में, ओके। मोल फ्रैक्शन और प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई, प्रेशर और इसका सिस्टम। चलिए अब हम आते हैं बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है, इट कैन ओनली बी टेक प्लेस इन क्लोज सिस्टम। ये सिर्फ किस में हो सकता है इक्विलिब्रियम, क्लोज सिस्टम, राइट। ओपन सिस्टम में होगा जो इक्विलिब्रियम है, क्लोज सिस्टम में ही होगा। ओपन सिस्टम में तो वो सराउंडिंग साथ मिक्सअप हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अ डायनेमिक, स्टैटिक नहीं होता है, आपको पता है, रुकी हुई प्रोसेस नहीं होती, वो चलती रहती है, इक्विलिब्रियम में हो जाती है, वो चलती रहती है, स्टैटिक नहीं होती, रुकी नहीं, डायनेमिक होती है, ठीक है, ओके। और थर्ड पॉइंट क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसेस remains same that both the opposing forces are equal in magnitude। मतलब जो भी रेट आपका फॉरवर्ड रिएक्शन में है और बैकवर्ड रिएक्शन में है, दोनों में रेट सेम रहेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसेस विल बी सेम, ओके। एट इक्विलिब्रियम ऑल द मेजरेबल प्रोपोर्शन रिमेन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे जो भी प्रोपोर्शन होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, जो भी प्रोपोर्शन होगा मेजरेबल, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो भी मेजरेबल प्रोपोर्शन होगा, जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखेंगे, जो भी उनका मेजरमेंट होगा, जो भी उनका प्रोपोर्शन आएगा मेजरमेंट का, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, ठीक है। इतने पॉइंट समझ में आए। क्लोज सिस्टम डायनेमिक, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोसेस विल बी सेम, इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शन मेजरेबल विल बी कांस्टेंट, ओके। उसके बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट ये है कि बॉइलिंग पॉइंट, ओके। अब आपका इक्विलिब्रियम जो होता है, एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। सो हमने बेटा अभी कितने पॉइंट्स देख लिए, हमने 4 पॉइंट्स देखे
कि अगर फिजिकल प्रोसेस में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इक्विलिब्रियम की? पहला, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। इधर देखिए, सोइए मत, जागते रहिए। कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल, इक्विलिब्रियम है तो क्लोज सिस्टम होगा। सो आपका क्लोज सिस्टम होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक, स्टैटिक नहीं होता, रुका हुआ नहीं, डायनेमिक प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, जो भी आपका रेट होगा फॉरवर्ड प्रोसेस का, बैकवर्ड प्रोसेस का, वो इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक है, रिमेन सेम, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहेगा। और जो भी इक्विलिब्रियम में जो भी मेजरेबल प्रोपोर्शन होगा, इक्विलिब्रियम में जो भी मेजरेबल प्रोपोर्शन होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम पे फिफ्थ पॉइंट ये बोल रहा है, एट इक्विलिब्रियम पे कोई भी एक पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा गिवन टेम्परेचर पे। एट इक्विलिब्रियम कोई भी एक पैरामीटर, एनी वन पैरामीटर विल बी कांस्टेंट, remain constant at given temperature, will be constant at given temperature। ठीक है, अब अगर यहां पर ये बोल रहा है सॉलिड से इसको लिक्विड में जाना है और लिक्विड से सॉलिड में बदलेगा, तो एक पैरामीटर कांस्टेंट जो होगा, जो एक पैरामीटर रहेगा वो क्या रहेगा? एक वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर पे एक पैरामीटर आपका क्या रहेगा? यहां पर कांस्टेंट रहेगा। सॉलिड से लिक्विड जाने में या लिक्विड से सॉलिड जाने में इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका दोनों में से एक पैरामीटर गिवन टेम्परेचर पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। यही चीज लिक्विड से वेपर में लागू होती है। लिक्विड से वेपर जाने में या वेपर से लिक्विड आने में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे दोनों में से कोई एक पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा एट अ गिवन टेम्परेचर। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई? इतना समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो ये 5 पॉइंट हम लोगों ने देखे, राइट। एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं करा देता हूं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्सटेंस शोज द एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस। द मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन सुनिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्सटेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्सटेंस शोज द एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस। तो सॉलिड इक्विलिब्रियम से लिक्विड पे बात आ रही है। तो टेम्परेचर टाइम पहले 0 था, तो ये 100 ग्राम था, ये 0 था। फिर टेम्परेचर पर टाइम 5 आया तो ये 80 हो गया, ये 20 हो गया। फिर टाइम आपका 10 आया, ये 70 हो गया, ये 30। लेकिन अब कोई चेंज नहीं आया इसके बाद। तो 10 सेकंड पे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आया। ये क्या आया? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आया। कौन सी कंडीशन पे आया? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आया। तो लिखते कैसे हैं इसको? अगर मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट की परसेंटेज अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना था? 30 अपॉन 70, राइट, 30 अपॉन 70, राइट। ये प्रोडक्ट है, ये पहले रिएक्टेंट 100 था, फिर लिक्विड आ गया और लिक्विड कितना है? 0। तो ये चीज है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता है। तो प्रोडक्ट कितना है मेरे पास? 0 0 कट जाएगा, 3/7, तो 0.4 आ गया मैग्नीट्यूड। कितना आया? 0.4। तो यही चीज आपकी है फिजिकल प्रोसेस में। हमने क्या देखा कि सॉलिड को लिक्विड, सॉलिड जो है, सॉलिड इन लिक्विड क्या चेंज आता है? फिजिकल चेंज। और गैस इन लिक्विड क्या चेंज आता है? फिजिकल चेंज। ये हमने चीजें देखी कि
इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आती है, प्रेशर का क्या एक्सटेंट होता है, टेम्परेचर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें थी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम लोग केमिकल प्रोसेसेस के बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हमने फिजिकल प्रोसेस के बारे में जाना, फिजिकल प्रोसेस के बारे में जाना, स्टेट्स के बाद फिजिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम की फिजिकल प्रोसेस के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे मेरे प्यारे बच्चों।